हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डीएनए रेप्लिकेशन। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ईजी तरीके से इसे समझा पाऊँ, लेकिन इसके पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बच्चों, आपके मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि आपको जब नया वीडियो आया तो पता नहीं चल पाया। तो इसका तो यही मतलब है बच्चों कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि डीएनए क्या है, उसके रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्या है। तो आपको पता है बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो किससे मिलके बनते हैं? सेल से मिलके बनते हैं। यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। और ये सेल हो सकती है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। यही सेल्स डिवाइड करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं और एक सेल से दो सेल, फिर चार सेल और इस तरह टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनता है, जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो ये सेल जो डिवाइड करती हैं, इसमें वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की, तो वहाँ पर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में यही डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है यहाँ पर दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड हैं जो आपस में ट्विस्टेड है। बिल्कुल इस तरीके से वो आपस में ट्विस्ट कर रहे हैं और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड इनका, यानी एक साइड में एक का 3 प्राइम तो दूसरे का 5 प्राइम और दूसरे सिरे पे दूसरे का 3 प्राइम और दूसरे का 5 प्राइम। तो इस तरीके से ये बाइंड होते हैं। और आपको पता है ये डीएनए मिलके बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं फॉस्फोरिक एसिड से, डीऑक्सीरिबोज शुगर से जो कि एक पेंटोज शुगर है, और नाइट्रोजन बेस से। ये नाइट्रोजन बेस प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। जैसा कि आप जानते हैं, प्यूरीन में एडेनिन एंड ग्वानिन और जबकि पिरिमिडीन में थायमीन एंड साइटोसिन। और आपको ये भी पता है कि प्यूरीन बेस पिरिमिडीन बेस से पेयर करते हैं, एडेनिन थायमीन से डबल बॉन्ड से पेयर करता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से पेयर करता है। तो अब हमें पता चल गया है कि डीएनए क्या है, और ये डीएनए कॉइल्ड स्टेट में रहता है। इसका मतलब है कि डबल हेलिक्स में रहता है। मिसेल्सन एंड स्टॉल ने सबसे पहले डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो ये डीएनए रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है। सेमी कंजर्वेटिव जैसा कि नाम बता रहा है, सेमी मतलब आधा और कंजर्वेटिव मीन्स पुरानी चीज़ों को स्टोर करके रखना। तो यहाँ पर पुरानी चीज़ मतलब पेरेंटल डीएनए। जो पेरेंटल डीएनए है, आधा पेरेंटल डीएनए और आधा न्यू फॉर्म डीएनए, यानी जो नया नया सिंथेसाइज हुआ है डीएनए, और इन दोनों स्ट्रैंड से मिलके फिर एक डीएनए बन रहा है। तो ये सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया? मिसेल्सन एंड स्टॉल ने। उन्होंने किया क्या था कि आइसोटोपिक नाइट्रोजन बेस को यूज़ किया और कई बार उसको कल्चर करा के इकोलाई को, उसमें सारे जब तब तक उन्होंने कल्चर कराया जब तक कि सारे जो नाइट्रोजन बेस थे वो N15 से, यानी कि आइसोटोपिक नाइट्रोजन से कन्वर्ट नहीं हो गए। और अब इन्होंने इसको नॉर्मल नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करने दिया। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो पेरेंटल डीएनए थे, एक एक स्ट्रैंड N15 का था, जबकि जो नए फॉर्म डीएनए थे वो N14 के थे। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन है, यानी दोनों डीएनए टेम्पलेट की तरह सर्व होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्योंकि हमने जैसे बात की कि प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए है, तो सर्कुलर डीएनए है तो इसमें स्टार्ट कैसे होगा रेप्लिकेशन? तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स का अलग अलग होना। क्योंकि आपको पता है बच्चों, दोनों ही जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों ही रेप्लिकेशन में भाग लेंगे और इनको हम लोग कहते हैं रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन मतलब यूनिट ऑफ डीएनए कह सकते हैं, जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा। एक रेप्लिकॉन के पास
एक ओरिजिन और एक टर्मिनस, ये पॉइंट होने बहुत ज़रूरी हैं। ओरिजिन पॉइंट क्या करेगा? ओरिजिन रेप्लिकॉन का वो सीक्वेंस है जो इजीली रिकॉग्नाइज किया जाता है पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, जिससे कि इनिशिएशन स्टार्ट होता है। तो कह सकते हैं कि ओरिजिन जो है ये इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होनी है रेप्लिकेशन की। तो एक ओरिजिन पॉइंट में ये खासियत होनी चाहिए कि वो रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर सके, प्लस उसकी फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सके। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब रेप्लिकेशन हो जाए तो उसको सेग्रीगेट करने में भी हेल्प करे, यानी कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स जो नए नए फॉर्म हुए हैं और एक एक पेरेंटल डीएनए, तो इस तरीके से दो सेट ऑफ डीएनए बन जाए, जिसको सेग्रीगेशन में हेल्प कौन करेगा? यही ओरिजिन पॉइंट करेगा। ओरिजिन पॉइंट की एक खास बात और है बच्चों, कि यहाँ पर ये नॉर्मली क्या होता है, एटी रिच, एटी का मतलब एडेनिन और थाइमीन यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। इससे क्या होता है, अनवाइंडिंग होने में बहुत ईजी होता है। तो यहीं से अनवाइंडिंग का प्रोसेस, यानी कि जो दो स्ट्रैंड आपस में कॉइल थे वो अनवाइंड होना शुरू होते हैं। एक तो जैसे ही अनवाइंडिंग शुरू होती है, रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है। एक सर्कुलर डीएनए में जब बीच से अनवाइंडिंग शुरू होगी तो क्या होगा, दो रेप्लिकेशन फोर्क बन जाएंगे। और अगर हम इसको ऑटो रेडियोग्राफ में देखें तो ये कैसा दिखाई देगा, एक थीटा के शेप में दिखाई देगा, थीटा मैथमेटिकल सिंबल थीटा। तो इसमें दो फोर्क दिखाई देंगे। फोर्क क्या होता है, बेसिकली एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों जो वाई शेप स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक जिप लाइक फैशन में वर्क करता है, और इसी तरह क्या होगी, अनवाइंडिंग धीरे धीरे होती जाएगी। अनवाइंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है दो एंजाइम, जिसको हम लोग कह सकते हैं डीएनए हेलिकेज और डीएनए गाइरेज। ये दोनों अनवाइंडिंग में बहुत हेल्पफुल है, और ये उसको जिपर लाइक फैशन में खोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ दूसरे और एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज का काम है कि वो उसके टेंशन को रिलीज़ करे, क्योंकि आपको पता है कोई चीज़ अगर वो बिल्कुल ऐठी हुई है तो उसमें क्या होगा, टेंशन होगी। तो इस टेंशन को रिलीज़ करने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमेरेज। और ये जो ओपनिंग हुई है ये दोबारा से कॉइल ना हो जाए, यानी कि दोबारा से हेलिक्स ना बन जाए, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच हो जाती है दोनों ही स्ट्रैंड से, जो इसको दोबारा कॉइल होने से प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पर अब ओपनिंग हो गई है, तो अब यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए हैं, जिससे उनको स्पेस मिलता है नए न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करने का। ये दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह वर्क, और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो नया डीएनए है वो सिंथेसाइज होने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है इनिशिएशन में हेल्प करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है एक डाइमर है, तो वो दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड पे एक साथ पकड़ बनाता है और एक साथ ही वो अपना प्रोसेस शुरू करता है। ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन का सिंथेसिस शुरू हुआ है ये 3 प्राइम एंड में शुरू होता है, क्योंकि 3 प्राइम एंड पे ही OH ग्रुप फंक्शनल मिलता है। लेकिन यहाँ एक और लिमिटेशन है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये इनिशिएशन खुद स्टार्ट नहीं कर सकता, सिर्फ ये क्या कर सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच कर सकता है। तो इसके लिए इसे पहले से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पेयर्स चाहिए जिसके पीछे ये अटैच करता जाए। तो यहाँ पर रोल आता है आरएनए प्राइमर का, जिसको प्राइमेज एंजाइम फैसिलिटेट करता है। ये आरएनए प्राइमर अटैच हो जाती है इनिशिएशन साइट पे, और वहाँ से फिर इसके पीछे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स अकॉर्डिंगली जुड़ना शुरू हो जाते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बनना शुरू हो जाती है। इसे हम मान सकते हैं एक रेप्लिकेशन फोर्क, क्योंकि ये वाई शेप में खुली हुई रेप्लिकेशन फोर्क है, दो डीएनए स्ट्रैंड अलग अलग हो गए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम मान सकते हैं आरएनए प्राइमर। तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर अटैच हो गया है, लेकिन आपको पता है आरएनए प्राइमर 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर वर्क करता है। तो जैसे जैसे ये जिप खुलता जाएगा, आरएनए के प्रोसीड, यहाँ पे आरएनए प्राइमर के बाद डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जोड़ना शुरू कर देगा और खुलता जाएगा और ये आगे आता जाएगा। लेकिन जो ये वाला है इसका 3 प्राइम एंड उधर की ओर है, फिर यहाँ से आरएनए प्राइमेज को अटैच होना होगा और यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाली जो चेन है ये तो डिसकंटिन्यूअस बन रही है, जबकि ये वाली चेन जो है वो कंटिन्यूअस बन रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस
सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। यहाँ पर जो कंटिन्यूअस चेन है इसको हम लोग लीडिंग चेन भी कहते हैं या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीड कर रहा है और इसमें टाइम भी जो है वो कम लग रहा है इन कंपैरिजन टू लैगिंग स्ट्रैंड। जबकि जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसमें बार बार चूंकि आरएनए प्राइमर जुड़ रहा है और फिर थोड़ा सा डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, अगेन आरएनए प्राइमर जुड़ रहा है, अगेन डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें एक टाइम गैप भी आ रहा है और एक डिसकंटिन्यूटी भी आ रही है। तो ये लीडिंग से हमेशा क्या रहेगा, पीछे। तो इस तरह से दो मदर डीएनए टेम्पलेट हैं, एक लीडिंग और एक लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यूअस है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसको भी क्या कंटिन्यूटी में लाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कंटिन्यूटी में ये आ जाए, इसके लिए क्या यूज़ होगा यहाँ पर, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के बारे में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में भी बात कर चुके हैं। ये एक सीलिंग एंजाइम है और ये सीलिंग एंजाइम इन डीएनए को अटैच करने का काम करता है, जिससे कि ये भी एक कंटिन्यूएशन में आ जाए। और ये आरएनए प्राइमर जो है इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है विद डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा, और इस तरह से ये भी एक कंटिन्यूअस डीएनए बन जाता है। ये जो डिसकंटिन्यूअस डीएनए बन रहे हैं इन्हीं को हम लोग ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ओकाज़ाकी ने इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया था, इसलिए हम लोग इसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। अब जब सारा डीएनए सिंथेसाइज हो गया है जितनी ज़रूरत थी, तो टर्मिनस पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था। टर्मिनस पॉइंट का रोल ये है कि वो यहाँ से टर्मिनेट कर दे डीएनए की सिंथेसिस को, यानी यहाँ से डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाए। और ये यहाँ पर टस प्रोटीन और टर प्रोटीन जो है वो टस प्रोटीन रिकॉग्नाइज कर ली जाती है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। और जब ये सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है तब बात आती है इनके सेग्रीगेशन की, यानी अब ये दो तरह के डीएनए बन गए और ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, और जब नेक्स्ट जनरेशन का सेल डिवीज़न होगा तो ये अलग अलग सेल्स में पहुंच जाएंगे। यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मैंने बात करी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इसकी खोज इकोलाई में कॉर्नबर्ग ने की थी। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 तीनों टाइप की प्रेजेंट है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए। तो ये कहाँ पर होगा, इन विट्रो मतलब लैब में। और डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो इन विवो सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि नेचुरली जो नेचर में डीएनए सिंथेसिस हो रही है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 कैटालाइज करेगा। डीएनए पॉलीमरेज में दो इम्पॉर्टेंट बात होना बहुत ज़रूरी है, जो है पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो एक तरह से ये एक रिपेयर एंजाइम भी है जो डीएनए रिपेयरिंग का भी काम कर रहा है। यहाँ बात हम कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज 2 की, तो वो भी क्या है, बिल्कुल डीएनए पॉलीमरेज 1 की तरह ही है और इनिशिएशन भी कर सकता है, लेकिन कब, जब डीएनए पॉलीमरेज 1 एब्सेंट हो तब डीएनए पॉलीमरेज 2 वर्क कर सकता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज की लिमिटेशन है, इसमें एक्सोन्यूक्लियस वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ एक रिपेयर एंजाइम की तरह वर्क कर सकता है। तो आज हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, कैसे होता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ेंगे तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है बच्चों। आप कोशिश करिए और इसको समझने की। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग शायद ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।